गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का एक नया टॉपिक और टॉपिक का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये हम लोग पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। काफ़ी बड़ा सा टॉपिक है और हिंदी में इसे कहते हैं मानव प्रजनन तंत्र। अगर आप 3 से 4 साल के सवालों को देखिएगा, एग्ज़ाम की अगर बात करें तो यहाँ से काफ़ी सारे सवाल आपको देखने को मिलते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली टीचर भी ज़्यादा कुछ कन्विंस नहीं करते हैं अपने बच्चे को, और जो बच्चे होते हैं वो भी ये टॉपिक ही ऐसा है जहाँ पर थोड़े से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, हेजिटेशन मन में रहता है। लेकिन चूँकि आपको थ्योरेटिकली नॉलेज लेना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में भी आपको ज़रूरी है और लाइफ के पार्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको पूरे तरह से बॉडी स्ट्रक्चर समझाया जाए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि मानव प्रजनन तंत्र होता क्या है। इंग्लिश तो आपने देख ही लिया है ना। तो आइए पढ़ते हैं। जिस प्रक्रम द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे प्रजनन कहते हैं। ठीक है, प्रजनन जीवों का सर्व प्रमुख लक्षण है। पहले मैं पढ़ देता हूँ, फिर मोटे मोटे तौर पर इसका ओवरव्यू बताने वाला हूँ। इस पृथ्वी पर जीव जातियों की सत्ता प्रजनन के फलस्वरूप ही संभव हो पाई है। इस प्रकार प्रजनन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपनी ही जैसी अन्य उर्वर संतानों की उत्पत्ति करता है और इस प्रकार अपनी संख्या में वृद्धि कर अपनी जाति के अस्तित्व को बराबर बनाए रखकर उसे विलुप्त होने से बचाता है। जीवों के प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग, जैसे इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और एक जीव के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहते हैं। तो इसका सारांश देखिए क्या है कि प्रजनन क्या होता है। तो मान के चलिए दो जीव आपस में मिलकर, चाहे वो मनुष्य हो गए चाहे वो कोई भी जो संतान पैदा कर सकते हैं, तो जब दोनों मिलकर संतान पैदा करते हैं, चाहे वो जो भी मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उस प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। और इसी चीज़ पे हम लोग धीरे धीरे डिटेल में आएंगे। और एक मानव दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा, जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रजनन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपनी ही जैसी अन्य उर्वर संतानों की उत्पत्ति करता है। मतलब जिससे संतान उत्पत्ति हो सकते, उसी से प्रजनन प्रक्रिया जो है आगे बढ़ेगा। अब ये प्रजनन करने के लिए, यानी अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए आप कह सकते हो, जरूरी क्या होता है, तो प्रजनन अंगों की जरूरत होती है। प्रजनन अंगों की जरूरत होती है और ये सभी अंग मिलकर ही कहलाते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी प्रजनन तंत्र, जिसके जरिए संख्या बढ़ाई जाती है। तो आशा करते हैं कि प्रजनन तंत्र क्या है। ये कई बार एग्जाम में परिभाषा डायरेक्टली पूछा गया है, जो सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं ये वाला, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया। तो यहाँ तक आप सबने पढ़ा कि प्रजनन तंत्र बेसिकली क्या होता है। आइए चलते हैं आगे। इसके बाद हम लोगों को, चूंकि पूरा फोकस अपने को ये है, मानव प्रजनन तंत्र है, और मानव प्रजनन तंत्र पहले देखिएगा, उसके बाद मेल का, उसके बाद फीमेल का, इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। मानव एक लिंगी प्राणी है। सबसे पहला लाइन जो आपने पढ़ा ना, ये एमसीक्यू में आ गया है। मानव एक लिंगी प्राणी है, लिखा गया है यूनिसेक्सुअल। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग ऐसे जीव हैं जो केवल एक लिंगी हो सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं मेल हो सकता हूं, अगर किसी और की बात करें तो फीमेल हो सकते हैं। एक्सेप्शनल पार्ट आपके मन में गया होगा कि किसी में दोनों का गुण पाया जाता है, तो उस पर कभी हम लोग और चर्चा जरूर करेंगे और कारण भी बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है और उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। अर्थात नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। जो मैं आपको बता रहा था अभी, जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उसे नर कहते हैं। शुक्राणु को आप कह सकते हो इंग्लिश में स्पर्म या सीमन बोल सकते हैं, और इसके जरिए ही संतान पैदा हो सकता है। ठीक है, धीरे धीरे सब बताएंगे।
यानी एक ऐसा जीव, फिलहाल तो आप सोच लीजिए कि ह्यूमन के ही बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो शुक्राणु उत्पन्न करता है, जो स्पर्म पैदा करता है, उसको कहते हैं नर। और जिन जीवों में केवल अंडाणु उत्पन्न होता है यानी ओवम जो बनाता है, उसको कहते हैं मादा। ठीक है, तो आप समझ गए, ये सब के सब आप एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पढ़ रहे हो। तो जो शुक्राणु बनाए वो मेल कहलाते हैं, जो अंडाणु बनाए उसे फीमेल कहलाते हैं। चलिए, मानव में प्रजनन तंत्र अन्य जंतुओं की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित और जटिल होता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि पूरे जीव जंतु में किसका प्रजनन तंत्र सबसे जटिल होता है, तो हम लोग इसमें आ गए हैं, बाकी जीवों में ऐसा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। मानव में अंडे का निषेचन, आप इंग्लिश देख सकते हो, फर्टिलाइजेशन आप सुने हुए होंगे। फैलोपियन नलिका जो मेनली लड़कियों में पाई जाती है, औरतों में पाए जाते हैं। और बहुत बार आपने सुना होगा कि बहुत सारे औरतें मां नहीं बन सकती है क्योंकि उनके फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज पाया जाता है, जिसका इलाज भी संभव है। तो मानव में अंडे का निषेचन फैलोपियन ट्यूब, भ्रूणीय, ठीक है, और गर्भाशय में होता है। आप मतलब समझ सकते हो कि जो एक बच्चे का जन्म लेने का प्रक्रिया है, जिस तरह से मुर्गियों में होता है कि अंडे से बच्चे जन्म लेते हैं, सेम उसी तरह से अंडे का जो निषेचन होता है, यानी सोचिए कि जो सींचना उसको, जिसके जरिए एक छोटे शिशु का जन्म होता है, वो अंडे के लिए जरूरी, या सोचिए कि पूरा जिम्मेवारी एक औरत या माँ का या लड़कियों का होता है। तो यहाँ पर देखिए उसके लिए जरूरी है फैलोपियन ट्यूब, उसके बाद आपका भ्रूणीय और गर्भाशय यानी यूटेरस बहुत जरूरी है। आजकल कई लड़कियों में ये शिकायत आ गया है कि यूटेरस छोटे हो जाते हैं। ठीक है, इसको जो भी लड़के और लड़कियां हैं, इसको ऐसे पढ़िए, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें हेजिटेट होने वाली कोई बात नहीं है, इसको पढ़िए, क्योंकि हम लोग सब मैच्योर्ड हैं और पढ़ना चाहिए, और एग्जाम के लिए तो जरूरी है। आप अपने स्वास्थ्य के लिए भी पढ़िए, क्या पता कुछ ऐसा सीख जाए और अगर कभी आपको दिक्कत हो तो इमीडिएट समझ सके और खुद हो सकता अपना इलाज खुद कर सके। तो कई बच्चियों का देखिएगा, मान के चलिए कि उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया 10-12 साल में, तो उनको पता चलेगा कि उनका यूटेरस भी नहीं है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, महिलाओं में यूटेरस होता है। कई लोगों का देखिएगा काफ़ी छोटा है, तो डॉक्टर बोलते हैं बाद में जा करके संतान पैदा करने में दिक्कत होगा। तो चलिए खैर, ये सब हम साथ साथ बताते जा रहे हैं। अगला है मानव जरायुज होते हैं, अर्थात ये सीधे शिशु को जन्म देते हैं। तो ये तो समझ गए हैं, ठीक है ना, यानी जो मानव होते हैं डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं, ये तो हम लोग सब जानते हैं। अच्छा, मानव में जनन अंग मादा में 12 से 13 वर्ष की उम्र में, तो ये क्वेश्चन एग्जाम पे आया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि मानव में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, यानी जो ऑर्गन्स होते हैं, वो 12 से 13 वर्ष में लड़कियों में दिखने लगता है, और नर यानी मेल में 15 से 18 वर्ष में दिखने लगता है। अर्थात कहने का मतलब है कि लड़कियों में आपको क्या चेंजेस मिलेगा, तो बाल आने चालू हो जाएंगे कांख के नीचे, जांघ में। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना चालू हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मेंसेस आना चालू हो जाएगा। ये हो गया लड़कियों की तरफ से। इसके बाद लड़कों में अगर हम लोग आ जाते हैं तो सेम, पहला तो कॉमन है कि कांख के नीचे बाल आना, ये सब चालू हो जाएगा। दाढ़ी मूंछ आना स्टार्ट हो जाएगा। आवाज में पतलापन जो होता है वो भारीपन में चला जाएगा, ये लड़के लोगों के लिए बोल रहे हैं। और सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं वो एक्टिवेट होने चालू हो जाएंगे। तो ये जरूर आप उम्र याद रखिएगा, और क्या क्या परिवर्तन आता है वो मैंने बताया। प्रजनन अंग भी कुछ हार्मोन का स्राव करते हैं, जो अभी आप थोड़ा देर बाद देखिएगा, और शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन लाते हैं। और आगे जो लिखा हुआ है वो मैंने अभी बताया, फिर भी हम पढ़ देते हैं। ऐसे परिवर्तन मादा में प्रायः वक्ष यानी आपका चेस्ट या ब्रेस्ट समझ सकते हैं, तथा जनन अंगों पर बाल उगने और नर में दाढ़ी और मूंछ आने से परिलक्षित होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मानव में नर और मादा प्रजनन अंग पूर्णतया अलग अलग होता है। ठीक है, दोनों में अलग अलग होता है, और जिसके बारे में अब जस्ट थोड़ी देर बाद आप पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि
प्रजनन तंत्र में मनुष्य में जो होता है, नर के तरफ से क्या होता है, मादा के तरफ से क्या होता है, कितने उम्र में ये डेवलप होने लगते हैं और क्या क्या परिवर्तन होता है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और आज का हमारा जो पूरा ये है, अभी तो आपने प्रजनन तंत्र मेल फीमेल में शॉर्ट में पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नर जनन तंत्र में क्या क्या ऑर्गन्स शामिल हैं। एक एक करके बहुत बेहतर ढंग से बताएंगे। और देखिएगा, जब बड़े बुजुर्गों में कुछ दिक्कत होता है, आपको हम ऐसा सिखाएंगे कि आप अपने पेरेंट्स में भी ये अगर कभी हो तो समझ सकते हैं कि इंडिकेशन कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, आइए ध्यान से देखिएगा। तो ये जो फोटो दिख रहा है, ये आज हम लोग पूरा फोकस मेल पे करने वाले हैं, अगले क्लास में फीमेल पे करेंगे। तो मेल का ये प्रजनन तंत्र है, ठीक है, जनन तंत्र माफ करिएगा, ठीक है, और इसमें सारा चीज दिखाया गया है। तो ये आपका हिंदी फोटो है और ये आपका इंग्लिश फोटो है। एक बार मैं दिखा देता हूं, ऐसे तो एकदम डायरेक्ट जहां जहां एरो दिया है, इधर हिंदी में है उधर इंग्लिश में। तो शुक्राशय का देखिए आपका सेमिनल वेसिकल हो गया, मूत्र नलिका का हो गया यूरेटर, है ना। उसके बाद ये देखो ब्लैडर हो गया, ये वाला पोर्शन है ना, ये ब्लैडर हो गया, ठीक है, ये मूत्राशय को ब्लैडर बोलते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड जो जनरली नर में पाया जाता है, मादा में नहीं होता है। सिसन यानी पेनिस। उसके बाद मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा, ध्यान रखिएगा ये यूरेटर है, यूरेथ्रा है। ये शुक्रवाहिनी, ठीक है, वैस डिफरेंस। इसके बाद हमारे पास हो गया वृषण कोश, इसको कहते हैं स्क्रोटम, और ये वृषण हो गया, ये कहते हैं टेस्टिस। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, पहले आप फोटो में देख लो, फिर तो सबका काम अलग अलग हम आपको बताएंगे, जितने भी आप आगे पढ़िएगा, है ना, सबके सब मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले आप देखो कि जरूरी तो मानव शरीर में सब चीज का है। सबसे पहले आपको एक छोटा सा इस फोटो में सारांश बताते हैं। जब हमारी किडनी जो है, आपको पता है किडनी 2 होता है। जब हमारी किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है, और एक स्वस्थ मनुष्य में किडनी फिल्ट्रेशन एकदम सही प्रकार से करता है, और जब फिल्टर करके जो ये पानी आ जाता है वो आपके ब्लैडर में जा करके जमा होता है। इस एरिया में जो खाली एरिया आप देख रहे हो ना, यहीं पर आके जमा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ब्लैडर में आकर के जमा हो गया, ये आपका मूत्राशय है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके बाद अगर आपको मैं पूछता हूँ कि यार मूत्र नलिका का काम क्या होता है ना, आगे लिखा हुआ है, फिर भी थोड़ा शॉर्ट में देखिए, क्या पता आप फोटो से याद रख लो। तो आप देख रहे होंगे कि मूत्र नलिका किसको इंडिकेट किया, ये वाले पाइप को। ठीक है, इस वाले पाइप को दिखाया गया है, और इंग्लिश में भी देख लो यूरेटर यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मूत्र नलिका जो होता है ना, ये ऊपर में किडनी होता है। सपोज करें ये हमारा किडनी है, तो ये किडनी से पाइप जो आता है ये ब्लैडर में ज्वाइंट रहता है। समझ रहे, देखिए एक एक चीज आपको बारीकी से हम समझाएंगे और बहुत अच्छा लगेगा समझने में। तो आपको जैसे मैंने बोला कि ये किडनी से ज्वाइंट रहता है, तो इमीडिएट मन में एक विचार गया होगा कि सर अपने पास तो किडनी 2-2 होता है। बिल्कुल यार सही बात है, इसका मतलब पक्का एक नली यहां से आया होगा तो एक दूसरा किडनी से भी इधर में जुड़ा होगा। तो देखिए कितना आराम से आप समझ गए, है ना। इसका मतलब ये हो गया मेरे दोस्त कि मूत्र नलिका यानी यूरेटर जो होता है मानव शरीर में 2 पाया जाता है, यानी ये हमारे पास 2 होता है। क्या करता है ये, किडनी से ब्लैडर तक नली को पहुंचाता है। तो इसका मतलब आप समझ गए कि हमारी जो पेशाब होती है यानी जो यूरिन होती है, किडनी उसको फिल्टर करता है और फिल्टर करके मूत्राशय तक पहुंचाता है। किसके द्वारा, इसी के द्वारा। और आपने सुना होगा कभी कभी बुजुर्गों में खास करके, ऐसे अभी तो जमाना इतना खराब है कि कोई भी एज में हो सकता है, आपने सुना होगा कि किसी को यूरेटर में कैथेटर डाल दिया है। कैथेटर का मतलब कुछ नहीं होता यार, एक पाइप होता है। जैसे मान के चलिए हमारे गार्जियंस हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पापा हैं, तो मान के चलिए कि ये जो यूरेटर आप देख रहे हैं, तो कभी कभी बुजुर्गियत के चलते मान लीजिए बार बार यहाँ से यूरिन आ रहा, मतलब आ रहा बहुत बार, सोचिए एक तरह से पाइप ही है ना, तो कई बार ये नली जो होता है ना, ये सिकुड़ जाता है और ये यूरिन आने में बाधा उत्पन्न होता है। और जब बाधा उत्पन्न होगा तो इन्फेक्शन का खतरा बनने लगता है।
क्योंकि फिल्ट्रेशन में जितने वेस्ट पदार्थ होते हैं ना, सब आपको पता है किडनी बाहर निकालता है और यूरिन के जरिए बाहर आता है। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ यूरिन जमा होने लगता है, रुकने लगता है, या ठीक ढंग से फ्लो नहीं होता है। इसके चलते डॉक्टर क्या करते हैं, मान लो कि ये इतना बड़ा मेरा मूत्र नलिका था, यूरेटर था, किसी कारणवश पतला हो गया, तो इसको फैलाने के लिए बीच में एक पाइप लगा देते हैं और उसी के थ्रू से यूरिन जाता है, तो वो इन्फेक्शन वगैरह धीरे धीरे कटने लगता है। फिर जब ये नली को दवाई वगैरह दे करके ठीक किया जाता है, तो फिर ये निकाल दिया जाता है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया। अब सपोज करिए कि आपके घर में किसी को दिक्कत है, तो कैसे पहचानेंगे। मान के चलिए आपके पापा को अगर ये दिक्कत हो, तो कैसे पता चलेगा, तो उनके जनरली पेशाब में ही दिक्कत होगा। ऐसा नहीं कि पेशाब में दिक्कत होने से यूरेटर में प्रॉब्लम, पेशाब रुक रुक के हो सकता है, ठीक है। जलन होने से तो इन्फेक्शन के खतरा रहता है, पेशाब रुक के होगा, उनको अनकंफर्टेबल हमेशा लगेगा। तो इससे पता कर सकते हैं कि या तो मूत्र नलिका में प्रॉब्लम हुआ गया या प्रोस्टेट ग्रंथि में प्रॉब्लम हुआ। कई बार प्रोस्टेट ग्रंथियां ना बढ़ जाती है। चलो, तो खैर इतना दूर तक आप समझ चुके हो कि जो मूत्र नलिका होती है किडनी से जुड़ी होती है और ये मूत्राशय यानी ब्लैडर तक आती है, ठीक। और कितनी होती है, 2 होती है। अब इसी का एक मिलता जुलता नाम है जिसको हम लोगों ने दिया हुआ है मूत्र मार्ग, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। इसको क्या नाम दिया गया यार, यूरेथ्रा दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख करके मुझे बताइए कि यूरेथ्रा कहाँ से लेकर के कहाँ तक जुड़ा हुआ है। तो बहुत बारीकी से हम हिंदी वाला में ही आपको बताएंगे, बहुत बारीकी से देखिए यूरेथ्रा में किसको बताया गया है, ये जो पाइप आ रहा, तो ये पाइप को आप गौर करिए, इन सब से तो टच में है ही। ये पाइप डायरेक्टली हम काला कलर में आपको दिखा रहे हैं, ये डायरेक्टली काला कलर में दिखा रहे हैं। ये मूत्राशय से आपको कहां पर पहुंचाता है, हमारे पेनिस में यानी सीसन एरिया में, और जहां से हमारा यूरिन पास होता है। यानी आप समझ सकते हो कि ये ब्लाडर से लेकर के जो एक ऐसे जगह में इसको नली को जोड़ता है जहां से हम लोग यूरिन पास करते हैं। इसका मतलब ये हो गया दोस्त कि यहाँ पर ये एक ही होता है, यानी इसकी संख्या होती है 1। मुझे अभी लग रहा है कि आपको कनेक्टिविटी समझ में आ रहा होगा, है ना, कि कहां से कौन सा चीज जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस 2 के बारे में आप बहुत बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। अब देखिए, ये अपने हेल्थ के लिए भी समझना जरूरी है, हम बार बार ये रिपीट कर रहे हैं। एग्जाम के लिए बहुत फेमस चैप्टर अभी ये बन गया है 4 सालों से। इसके बाद आ जाते हैं, ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहां पे, ये जो आप देख रहे हो ब्रेसन, ब्रेसन यानी हो गया टेस्टिस। और एग्जाम में 3 सालों से मुझे लगता है कि लगातार टेस्टिस के बारे में सवाल आ रहा है। और टेस्टिस के बारे में हम बताते हैं, जैसे सपोज करिए ये हमारा पेनिस हो गया, और इस तरह से जो गोलाकार लगभग जो होता है, एकदम सेम गोलाकार तो नहीं होता, इसको हम लोग जनरली टेस्टिस कहते हैं। ये हमारे पिक्चर में क्लियर नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा टेस्टिस बेसिकली कहलाता है। और इसका काम क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कहाँ होता है, तो ये मैंने बताया, दोनों जांघ के लेफ्ट और राइट जैसे जांघें होती है उसमें पाया जाता है, और पेनिस जस्ट इसके नेक्स्ट में नीचे होता है। इसका काम बेसिकली मेरे भाई है कि जब हम लोग सेक्सुअल कोर्स करते हैं, तो जब हमारा स्पर्म बनता है, तो स्पर्म टेस्टिस में ही जा करके जमा होता है, ठीक है। जब स्पर्म बनता है यानी शुक्राणु बनता है, तो वो टेस्टिस में जा करके जमा होता है, और जिसके लिए दोनों टेस्टिस का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। भविष्य में देखिएगा कि जब लोग चेकअप करवाते हैं तो आता है कि मेल पर्सन के तरफ से दिक्कत है, फीमेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपके टेस्टिस का साइज जो है वो छोटा है, या आपका टेस्टिस जो है वो सही आकार में नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि मान के चलिए टेस्टिस आपको छोटा है, जब शुक्राणु बनेगा, तो जब शुक्राणु बनेगा तो जितना टेस्टिस का साइज होना चाहिए उतना शुक्राणु इकट्ठा नहीं होगा जितना संतान पैदा करने के लिए चाहिए। तो इस कारण से ये समस्या जनरली पुरुषों में आती है। तो अभी यहाँ पे देख रहे हो, और टेस्टिस को ढकने के लिए स्क्रोटम होता है, ये देखिए है ब्रेसन कोश।
यानी एक थैलानुमा स्ट्रक्चर रहता है और इसी के अंदर जो होता है ये आपका टेस्टिज होता है। ये थैलानुमा स्ट्रक्चर, इसको मतलब सोचिए एक तरह से प्रोटेक्ट करके रखा है ना, प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है और इसको मतलब हानि पहुंचाने नहीं देता है ना, हानि पहुंचाने नहीं देता है ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। तो आशा करते हैं यहाँ तक दोस्तों यूरेटर, यूरेथ्रा, टेस्टिस, स्क्रॉटम समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो ये पेनिस है इसका काम दो है। एक तो हमारे पास हो गया फर्स्ट यूरिन पास करना और दूसरा हमारे पास हो गया सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करना और तीसरा हमारे पास हो गया जो शुक्राणु है जो टेस्टिस में बनता है उसको इससे निकालना। तो ये आपका सेशन या पेनिस, इन तीनों का काम आपका हो गया है। आशा करते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ब्लैडर जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो हमारा मूत्राशय है, ब्लैडर का काम बहुत क्लियरली आप समझ पा रहे होंगे कि ये मूत्र को इकट्ठा करता है और कहाँ से मूत्र आता है, जो किडनी फिल्टर किया वो यहाँ पर जगह में जा करके जमा हो जाता है। तो ब्लैडर आप समझ सकते हो बहुत आराम से है। अब मैं आपको एक छोटा सा ब्लैडर के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो एक छोटा सा चीज बताते हैं। कई बार देखिएगा खास करके बच्चों को, खास करके लड़कियों को एक दिक्कत बीच बीच में लगता है कि उनको लगेगा कि मेरे को यूरिन आ रहा है, जब जाइएगा थोड़ा सा होगा, जब वापस आइएगा बैठिएगा लेटिएगा तो आपको लगेगा कि पूरा यूरिन निकला नहीं है, अभी भी अंदर कुछ बचा हुआ है। इस तरह से आपका फीलिंग आएगा तो एक तरह से आप इंडिकेशन ले सकते हो कि मे बी ब्लैडर में क्या हो रहा ना, ये पूरी तरह से खाली नहीं हो रहा। कई बार ब्लैडर में क्या होता है कि मान लीजिए आप यूरिन पास करने गए, इतना सारा यूरिन है, आपने पास किया और कुछ यूरिन बचा ही है, तो आपको हमेशा फीलिंग आते रहेगा कि नहीं यार ब्लैडर में ना अभी भी यूरिन है। तो एक तरह से हम हर चीज़ को डिटेल में बताते जा रहे हैं कि किस फीलिंग से आप क्या पता लगाएंगे कि अंदर में कहाँ पे दिक्कत हो सकता है। आशा करते हैं ब्लैडर का मतलब भी समझ में आया होगा, कोई आपको समस्या नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग चले आते हैं आगे। देखो शुक्र वाहिनी है, ठीक है। शुक्र वाहिनी मतलब सोचिए जो शुक्राणु बनता है उसको किसी जगह में पहुंचा देना। जो स्पर्म बनता है इंटरकोर्स के दौरान, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, उसको क्या करना है, उसको सही जगह में पहुंचा देना, ठीक है। यही हमारे पास काम है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि में, जिसको इंग्लिश में प्रोस्टेट ग्लैंड बोला जाता है और पुरुषों के लिए बहुत जरूरी है। जब बुजुर्ग हो जाते हैं लोग, मेल पर्सन की बात कर रहे हैं, तो धीरे धीरे प्रोस्टेट कभी उनका बढ़ जाता है, कभी उसमें सिकुड़न पैदा हो जाता है। तो प्रोस्टेट आप देख सकते हो केवल यहाँ एक दिखाई दे रहा है और ये देखो किससे लगा हुआ है, एकदम ब्लैडर से लगा हुआ है, फिर यहाँ प्रोस्टेट के अंदर से ये जा करके फिर यहाँ जा रहा है। तो आप खुद से समझ सकते हो, अगर आप फोटो देखिएगा ना, सबका पर्पस एक्चुअली समझ में आएगा। समझ रहे हो ना, सबका पर्पस बेसिकली पता चलेगा कि कैसे कैसे शरीर के अंदर कनेक्टेड है। तो प्रोस्टेट का मतलब बेसिकली हो गया कि ब्लैडर से निकलकर जो नली आ रही है, जैसा कि मैंने बताया, जो यूरेथ्रा के जरिए यहाँ तक पहुँच रही है, वो प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर के पार हो रही है, ठीक है। और आप एक तरह से समझ सकते हो कि यूरिन का एकदम अच्छा फ्लो के लिए प्रोस्टेट का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। मान के चलो यार ये भी सिकुड़ जाए, तो अगर ये सिकुड़ेगा तो इस नली पे असर पड़ेगा और इसका मतलब ये हो गया कि इस पे दबाव पड़ेगा तो फिर वही होगा कि यूरिन का ब्लॉकेज हो जाएगा। यानी एक एक चीज अपने अंदर में स्वस्थ और फिट होना जरूरी है। जिस तरह से एक मशीन में हर पार्ट का अच्छा होना जरूरी है तभी वो स्मूथली चलेगा, सेम हमारे अंदर में यार वर्क करता है। प्रोस्टेट ग्रंथि का सर काम क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि का काम ये है, जो अल्कलाइन पोर्शन होते हैं, जो अल्कलाइन फ्लूइड बनते हैं, उसको रखना, उसको अपने अंदर रखना। ऐसे हम आगे भी जाके बताएंगे, है ना, आगे भी जाके बताएंगे कि क्या है। तो आशा करते हैं मोटे मोटे तौर पे मैंने फोटो के जरिए आपको समझाने का प्रयास किया। अब आपको रिटन मोड में भी दिखा देते हैं कि किसका पर्पस क्या है। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी सही ढंग से मिला होगा और आप इतना भी कर लो ना तो एग्जाम निकल जाएगा आपका, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। चलिए
नर जनन अंगों को प्राथमिक एवं द्वितीयक लैंगिक जनों में विभाजित किया गया। ये भी एमसीक्यू में आ चुका है। सवाल ये था कि नर जनन अंग को कितने वर्गों में विभाजित किया गया। ऑप्शन में था 1, 2, 3, 4, तो आपको 2 लिखना है। एक होता है लैंगिक, माफ कीजिएगा, एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक। अब इसी के बारे में अपने को पढ़ना है। ये देखो, प्राथमिक लैंगिक अंग, ध्यान रखिएगा हम लोग आज मेल के बारे में ही पढ़ रहे हैं। प्राथमिक लैंगिक इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये वे अंग होते हैं जो या तो लैंगिक कोशिकाओं, युग्मकों यानी सेक्स सेल का निर्माण करते हैं, साथ ही कुछ हार्मोन बनाते हैं। मतलब इसके अंदर सोचिए कि जो हार्मोन बनाने वाला जो अंग है केवल वही आएगा। ये अंग क्या है, इसको कहते हैं जनन। और ध्यान रखिएगा ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि भाई मैंने इसके लिए कितना डीपली अध्ययन किया होगा, और ये सब निकालना बहुत मेहनत का काम है भाई। आप लोग को तो मिल जाता है आपके 45 मिनट क्लास में, लेकिन मेरे को बहुत मेहनत होता है कि कब कहां से क्या सवाल आया हुआ है। तो ये अंग क्या कहलाते हैं, जनन कहलाते हैं। नर में जनद अंग, जनद मतलब आप समझ सकते हैं जो जीव पैदा करने में सक्षम हो, ठीक है ना, ये कहा गया। और नर में जनद वृषण कहलाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया वृषण का काम क्या था, तो जो स्पर्म या शुक्राणु बनता है वो वृषण के अंदर ही रहता है, टेस्टिस के अंदर ही रहता है, जो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। तथा नर जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। चलो ये तो मैंने बता ही दिया। यह उधर गुहा के बाहर वृषण में उपस्थित होता है। स्क्रोटम मैंने बता दिया था क्या होता है, एक थैलीनुमा आकार होता है और जिसमें आपको 2 टेस्टिस होते हैं। वृषण के 2 भाग होते हैं, मैंने बता ही दिया। प्रथम जो शुक्राणु का निर्माण करता है तथा द्वितीयक जो स्रावी ग्रंथि के तौर पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है। तो आपको याद रखना है कि ये भी सवाल जो एग्जाम पे आ चुका है कि पुरुषों में कौन सा हार्मोन पैदा होता है या पुरुषों में हार्मोन का नाम क्या है। तो इसका नाम याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। और लड़कियों में हो जाता है वो एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। और पुरुषों में अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं रहेगा तो आपको याद रखना प्रोजेस्टेरोन, ये भी आप याद कर सकते हो। तो जो 2 टेस्टिस होते हैं, यहाँ पर देखिए अब डिटेल बता दिया कि 2 टेस्टिस का काम क्या होता है, यानी हिंदी में वृषण का काम क्या होता है। एक तो यार शुक्राणु बनाता है, यानी एक में क्या होता है कि स्पर्म बनता है, और दूसरा वाला क्या करता है, स्रावी ग्रंथि के तौर पर टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का काम नर में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन आपका शरीर में अगर पर्याप्त मात्रा में होगा तभी आप नर के सारे चीज को पाइएगा, मतलब धीरे धीरे आप नर जैसा बन पाइएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैंने बताया 13-14 साल में मैच्योरिटी आपका आएगा और जो आपके ऑर्गन्स नर में होने चाहिए वो धीरे धीरे डेवलप होंगे। उसके लिए ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार है। अगर आपको शरीर में ये कम हो गया तो फिर वही दिक्कत होगा, कुछ न कुछ अंग में आपको दिक्कत आ जाएगा। तो आशा करते हैं यार प्राथमिक लैंगिक अंग में कौन कौन सा पोर्शन आएगा आपको पता चला। इसके बाद आ गया द्वितीयक लैंगिक अंग, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राथमिक लैंगिक अंगों के अलावा जो भी अंग जनन तंत्र में कार्य करते हैं उन्हें द्वितीयक लैंगिक अंग कहते हैं। यानी प्राथमिक लैंगिक अंग को छोड़ दीजिएगा ना तो बाकी द्वितीयक हो जाएगा, और द्वितीयक में ही सारा चीज जो है ना, वो जो फोटो वाला है ना, सब पढ़ना है। तो आइए देखते हैं, ये एक एक करके आप देखते जाइए। ऐसा तो मैंने फोटो में समझाया है, देखो ये और भी कुछ डिटेल में है ना, इसलिए पढ़ना है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं वृषण कोश यानी स्क्रोटम। आप देख सकते हो, समझ गए हैं फोटो में कहा था। वृषण को स्थिर रखने के लिए आवश्यक है, यानी जो आपका टेस्टिस है उसको स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक, उसका रक्षा करता है। और इसके बाद का लाइन एग्जाम में आ चुका है। शुक्राणु निर्माण हेतु शुक्राणु निर्माण हेतु शरीर से कम तापमान की आवश्यकता होती है। एग्जाम पे आ चुका है ये वाला भी और इसके बाद वाला लाइन में भी आ चुका है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में स्पर्म जो बनता है जिसकी वजह से बच्चे की उत्पत्ति होती है, स्पर्म बनने के लिए हमेशा याद रखिएगा शरीर का जो टेम्परेचर होता है उससे कम तापमान की जरूरत है।
हो सकता है एग्जाम में पूछेगा कितना कम चाहिए, वो भी हम बता देते हैं जो लिखा हुआ नहीं है। अपने को पता है यार कि शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और आपको अगर पूछ देगा तो वृषण कोश क्या करता है, ये तापमान को ही नियंत्रित करता है। एक एक्स्ट्रा फीचर आपको ये बताए, प्रोटेक्ट तो करता ही है वृषण को, उसका तापमान भी कंट्रोल करता है। तो रहा बात कि सर कितना कंट्रोल करता होगा, तो 2.5 डिग्री सेल्सियस इतना कम करता है अंदर में, और जब तक ये कम नहीं करेगा हमारे अंदर स्पर्म नहीं बन सकता है, किसी भी कीमत में नहीं बन सकता है। तो वही चीज देखो लिखा हुआ है, शुक्राणु निर्माण हेतु शरीर से कम तापमान की आवश्यकता होती है, वृषण कोश तापमान नियंत्रण के तौर पर काम करता है, तथा यहाँ का तापमान शरीर के अन्य अंगों से कम होता है। और कितना कम होता है मैंने आपको जवाब दे दिया। आशा करते हैं वृषण कोश का काम आप समझ गए, प्रोटेक्ट करने के अलावा तापमान को नियंत्रित करना, और क्यों नियंत्रित करना होता है, स्पर्म बनाने के लिए। चलिए इसके बाद आ जाते हैं शुक्रवाहिनी, इंग्लिश में इसको कहते हैं वैस डेफरेंस। ठीक है, आइए देखें। शुक्राणु शुक्राशय तक पहुंचने के लिए शुक्रवाहिनी की सहायता लेते हैं। तो जो हमारे शरीर में स्पर्म बनता है वो पहुंचता कहाँ है, तो वो पहुंचता जो है वो शुक्रवाहिनी, माफ कीजिएगा, शुक्राशय तक पहुंचता है, जिसको सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं। देखिए हमेशा याद रखिएगा, जब स्पर्म बनेगा, ठीक है, स्पर्म बना कहाँ बनता है, जो मैंने बताया टेस्टिस में बनता है, मैंने बताया ना। उसके बाद उसको पहुंचाना कहाँ पड़ता है, तो शुक्राशय में, जिसको मैंने बोला सेमिनल वेसिकल। किसकी मदद से पहुंचेगा, शुक्रवाहिनी की मदद से। ठीक, और जब वहां पर आपका पहुंच गया तो उसके बाद चला जाएगा आपके सेशन यानी पेनिस में। पेनिस में यूरिन भी निकलता है और उसको स्पर्म भी निकलता है। शुक्रवाहिनी मूत्र नलिका के साथ एक संयुक्त नली होती है, जो आप फोटो में देख सकते हो। अतः शुक्राणु तथा मूत्र दोनों समान मार्ग से प्रवाहित होते हैं। देखो मैंने क्या बताया था, वही अभी थोड़ा देर पहले बताया। शुक्रवाहिनी मूत्र नलिका के साथ संयुक्त नली से बनाती है। ठीक है, आपको थोड़ा पिक्चर में ले चलते हैं। ये देखिए मूत्र नलिका है और ये शुक्रवाहिनी। देखिए अगर आप यहाँ से देखिएगा, ये देखो आ रहा ना, तो और यहाँ से देखिएगा तो ये इधर भी जुड़ा हुआ। तो इसी की चर्चा वो कर रहा था जो आपको मैंने बताया। और जैसा कि मैंने बोला कि जो स्पर्म होता है और जो हमारा यूरिन होता है, दोनों एक ही मार्ग में जाता है, और यह वाहिका शुक्राशय के साथ मिलकर स्खलन वाहिनी बनाती है। ठीक है, ये जो वाहिका है यानी शुक्रवाहिनी के बनाता है, शुक्रवाहिनी के साथ मिलकर दोनों ज्वाइंट होकर के स्खलन वाहिनी का मतलब ये हो गया कि जब शरीर में स्पर्म पैदा होता है, स्पर्म बनता है, ठीक है, तो ये कहाँ से जाकर के पास होता है, तो इस वाहिनी के द्वारा, जिसको नाम दिया गया इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, इसके साथ जाकर के बहता है। तो आशा करते हैं शुक्रवाहिनी का पर्पस क्या है आपको पता चला होगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं शुक्राशय। तो मैंने बोला कि स्पर्म कहाँ पहुंचता है, शुक्राशय में। धीरे धीरे ना रिकैप मारते जाइए। स्पर्म बना, शुक्राशय में पहुंचा, कौन ले गया, शुक्रवाहिनी। अभी हम लोग यहाँ तक आके रुकते हैं और देखते हैं कि शुक्राशय में जो पहुंचा वो एक्चुअली है क्या। देखिए शुक्रवाहिनी शुक्राणु संग्रहण के लिए, शुक्राणु मतलब स्पर्म हमेशा याद रखिएगा या सेमन। शुक्रवाहिनी शुक्राणु संग्रहण के लिए, अच्छा, और शुक्राणु क्या होता है, स्पर्म क्या होता है, जिसकी वजह से संतान पैदा होता है। इस तरह से रिकैप मारते जाइए। शुक्रवाहिनी शुक्राणु संग्रहण के लिए एक थैली जैसी संरचना, जिसे शुक्राशय कहते हैं, यानी एक थैला जैसा स्ट्रक्चर होता है और जिसको शुक्राशय कहते हैं। शुक्राशय मतलब क्या, जैसे आप मान लिया कि सब्जी लाने जाते हैं तो झोला में रखते हैं ना, सेम इसी तरह से जो हमारे शरीर में स्पर्म बनता है उसके लिए भी तो कुछ जगह होना चाहिए, तो वो सबसे पहले शुक्राशय में ही जाके जमा होता है। ठीक है, देखो यही लिखा हो, जिसे शुक्राशय कहता में खुलती है। शुक्राशय एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है जो वीर्य मतलब वही हो गया स्पर्म के निर्माण में मदद करता है। साथ ही यह तरल पदार्थ शुक्राणु में ऊर्जा और गति प्रदान करता है। यानी आप शुक्राशय का काम समझ गए, एक लिक्विड बनाता है ना, सबसे पहले एक लिक्विड एकदम चिपचिपा सा लिक्विड बनाएगा
और वो लिक्विड के थ्रू से आपका सेमन या शुक्राणु बनेगा और वो और एक काम करता है, वो शुक्राणु में ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक, चलो इसके बाद आ जाते हैं डी, प्रोस्टेट ग्रंथि, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यह अखरोट के आकार की है कि बाह्य स्रावी ग्रंथि है और एक एमसीक्यू आपको मिल चुका है। एग्जाम में आया हुआ था कि प्रोस्टेट किस प्रकार की ग्रंथि है, अंतःस्रावी, बहिर्स्रावी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जवाब देना है बहिर्स्रावी ग्रंथि है। ये भी एक चैप्टर का नाम है, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां देखिएगा। जो एक तरल पदार्थ का निर्माण करती है और उत्सर्जन करती है, यह तरल वीर्य का भाग बनता है और शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि जो शुक्राशय का काम है, ओवरऑल इसका भी काम यही है। लेकिन एक एक्स्ट्रा काम आपको मैंने फोटो में बताया कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है, जो आपका यूरेथ्रा था यार, ठीक है ना, यूरेथ्रा का जो ब्लैडर से आपका पेनिस तक जो संपर्क होता है, उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड बीच में रहता है और वो प्रोटेक्ट करके रखता है। और एक काम होता है यूरिन को फ्रीली पास करवाना, उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड की भूमिका होती है। तो इसका मतलब आप समझ गए हैं कि शुक्राशय और प्रोस्टेट का लगभग एक ही काम है, एक तरल पदार्थ बनाना। तरल पदार्थ के माध्यम से फिर आपका स्पर्म ज्यादा बनेगा और वो स्पर्म को और गति प्रदान करेगा भविष्य के लिए। इसके बाद आ जाते हैं मूत्रमार्ग, जो मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बता दिया, फिर भी हम आपके लिए पढ़ देते हैं। मूत्रमार्ग यह एक पेशीय नलिका है जो मूत्राशय से निकलकर, है ना, यूरेथ्रा की बात कर रहे हैं, मूत्राशय से निकलकर स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्र नलिका बनाती है। इसका मतलब ये हो गया कि यह एक नली है यूरेथ्रा के बारे में, जैसा कि मैंने बताया, जो मूत्राशय यानी ब्लैडर से निकलती है और स्खलन वाहिनी यानी पेनिस का एक एरिया जो स्खलन वाहिनी कहलाता है, वहां पे जाकर के मिल जाती है। इसमें से होकर मूत्र यानी हमारे पेशाब, शुक्राणु और प्रोस्टेट ग्रंथि आदि के स्राव बाहर निकलते हैं। यानी जो मूत्र होता है, मूत्र मार्ग के जरिए जाता है, यूरेथ्रा के जरिए, शुक्राणु इसी में जाता है और प्रोस्टेट ग्रंथि में जो चिपचिपा सा पदार्थ बनता है, इसी के थ्रू से बाहर निकलता है। तो अगेन एक एमसीक्यू आपके लिए बन चुका है और ये आप क्रॉस चेक नेट में भी कर सकते हो, क्योंकि आपको हम जो बता रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती बता दे रहे एग्जाम में, नेट में सर्च करिएगा तो मिल जाएगा, खोजना पड़ेगा थोड़ा। तो आपके एग्जाम में सवाल ये था कि यूरेथ्रा के जरिए यानी मूत्र मार्ग से किसका किसका स्राव होता है, या शायद ऐसा था कि क्या स्रावित होता है। तो मूत्र, शुक्राणु और प्रोस्टेट, जो आपका लिक्विड निकलता है वो सब इससे जाता है। और आगे देखिए, यह नलिका सीसन से गुजरकर मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर निकलती है। तो जैसा कि मैंने बताया, वो पेनिस तक पहुंचता है यानी सीसन तक पहुंचता है, और जो बाहर निकलने का रास्ता होता है उसके द्वारा वो बाहर निकल जाती है, चाहे वो पेशाब हो, चाहे आपका स्पर्म हो, या इससे निकलने वाला चिपचिपा पदार्थ हो। चिपचिपा पदार्थ के बाद तो वो फिर स्पर्म में बदल जाएगा, वो आपका पेनिस से बाहर आ जाएगा। और आखिरी काम जो हम लोग को पढ़ना है, ये है पेनिस। यह एक बेलनाकार अंग है जो वृषण कोश के बीच लटकता है, जैसा कि मैंने आपको पोजीशन बताया। यह उत्थानशील मैथुनांग अंग है, यानी जिसके थ्रू से हम लोग सेक्सुअल कोर्स करते हैं, जिसके मदद से मेल फीमेल में जब इंटरकोर्स होता है, जब संतान की पैदा होती है, तो उसी को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और इसको ये जो है ना, ये इंग्लिश में जरूर याद रखिएगा, शायद कहीं पे मैंने पढ़ा है कि इंग्लिश में ही लिख के आया था। यह कॉपुलाटोरी ऑर्गन है, ठीक है, सीसन के बारे में बोला गया। सामान्य अवस्था में यह छोटा होता है, जब हम लोग नॉर्मल स्टेज में रहते हैं तो इसका साइज कम होता है और शिथिल रहता है, यानी एकदम कांस्टेंट रहेगा। और मूत्र विसर्जन के समय यह काम आता, आपको मैंने जैसा कि बताया, पेनिस के थ्रू से मूत्र आता है। मैथुन के समय यह उन्नत अवस्था में आकर वीर्य को मादा जनन में पहुंचाने में सहायता करता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब इंटरकोर्स होता है महिला और पुरुष का, तो इसका दूसरा काम ये हो गया कि स्पर्म जब बनता है, तो आपको मैंने बताया इसी के थ्रू से बाहर निकलेगा, और जब मादा में ये इंजेक्ट होगा तो उसी के थ्रू से आपका मादा के अंदर पहुंचता है, जो आपका स्पर्म या वीर्य है।
आशा करते हैं दोस्तों मुझे जो जो बताना था, क्योंकि एज ए टीचर मुझे भी सारा चीज़ खुल के बताना होता है, एज ए स्टूडेंट आपको भी बिना शर्मिंदगी उठाए सबको पढ़ना पड़ता है। तो मैंने पूरा कोशिश किया कि जितना मेल का होता है सब चीज़ आपको समझाया जाए, ठीक है। और मुझे लगता है यही लास्ट था, यस यही लास्ट है। इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ें। जब आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा हो जाएगा, जो आज हो गया है, जब आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा हो जाएगा, तब आपको हम एमसीक्यू दिखाएंगे और कौन कौन से साल में आया है ये भी दिखाएंगे। तो थोड़ा वेट करिएगा। और आप लोग आज इतना ही पढ़ो, फीमेल वाला अगले क्लास में हम करवाएंगे। क्लास कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस पोर्शन में अगर आपका कोई समस्या है, ठीक है, चाहे चैप्टर से रिलेटेड या चैप्टर से बाहर आकर के, जो इससे रिलेटेड है, आपके स्वास्थ्य से भी अगर रिलेटेड है, तो आप बिना कोई हेजिटेशन के मेरे से डेफिनेटली पूछ सकते हैं। तो डेफिनेटली कमेंट करिएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। चलिए अभी के लिए थैंक यू सो मच।